Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I'm great as well. I'm Nandini. I'm your educator and mentor at Learn Grow. I'm taking your legal studies for class 11th as well as 12th. Part 1 and part 2 of chapter 1, unit 3 has already been uploaded. We are doing ancient Indian law. हम लोग cover कर रहे हैं. One thing I want to tell you, classical Hindu law, सारा introduction वगैरह हम लोग classical Hindu law पूरा topic खत्म कर चुके हैं. In this video, we are going to do एंग्लो इंडियन लॉ के बारे में हम बात करने वाले हैं. एंग्लो हिंदू लॉ बोलते हैं इसको, नॉट इंडियन. तो एंग्लो हिंदू लॉ था क्या? लेट्स लुक एट दिस क्लोजली. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. एंग्लो इंडियन हिंदू लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द फेज बिटवीन 1772, यहां लिख लेते हैं 1772 टू 1864, देन 1864 टू 1864 टू 1947 है. ठीक है. दिस फेज स्टार्ट्स इन 1772 जब ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बंगाल. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 1772 में ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंगलोर. रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बंगाल बोलते हैं इसको. द सेकेंड फेज इज द पीरियड बिटवीन 1864 टू 1947. 1947 है ये. Then after 1864 क्या हुआ? इंडिया was normally a part of British Empire. British Empire का पार्ट बन गया था till 1947. 1947 में 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी. इंडिया became independent of British in 1947. Important features क्या क्या है एंग्लो हिंदू लॉ के? Let's look at these. First phase to 1772 to 1864 था. In the first phase between 1772 and 1864 what happened? तीन डेवलपमेंट्स हुई थी विद रिस्पेक्ट टू एंग्लो हिंदू लॉ. क्या क्या डेवलपमेंट्स थी? लेट्स लुक एट देम. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से पढ़ना इसको. फर्स्ट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र जो टेक्स्ट थे दे वर कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड. पहले धर्मशास्त्र टेक्स्ट अंडरलाइन करते रहना, इनको इंटरप्रेट किया गया, कंपाइल किया गया और ट्रांसलेट किया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर स्कॉलर्स मतलब पंडित बोल लो या फिर जो बहुत लोग नॉलेजेबल पर्सन होता है, बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज. ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, इंक्लूडिंग विलियम जोन्स, नाम याद कर सकते हो, हेनरी थॉमस, कोलेब्रुक, जीसीसी सुथरलैंड. तो ये सब नाम है. कौन कौन इसमें था, कौन कौन स्कॉलर था, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्या क्या किया, कंपाइल किया और ट्रांसलेट किया ये सब धर्मशास्त्र टेक्स्ट को. एंड हैरी बोरोडेल. ये अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको ये सब नाम पता होने चाहिए. दिस लुक्स गुड कि हाँ आपको पता है ये क्या है. द रूल्स फ्रॉम दीज टेक्स्ट वर अप्लाइड टू हिंदूज. यही रूल्स अप्लाई होते थे हिंदूज पर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. मेन पर्पस क्या था? ब्रिटिश रूल इन इंडिया को एक्सपैंड करना और धर्मशास्त्र को ट्रांसलेट करना, उनको इंप्लीमेंट करना. सेकेंड, द कोर्ट पंडित्स जो थे they were used in The court pundits were used in British courts as well to aid मतलब हेल्प करना ब्रिटिश जजेस को कि इंटरप्रिटेशन कैसे होना है धर्मशास्त्र टेक्स्ट का. बिकॉज उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो वो कोर्ट पंडित्स को भी अपॉइंट करते थे, उनका यूज करते थे, उनकी हेल्प लेते थे. एंड इम्प्लीमेंटेशन किसका होता था? इम्प्लीमेंटेशन होता था क्लासिकल हिंदू लॉ का. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट दे वांटेड वाज दे वांटेड अ बेस. उनको एक फाउंडेशन चाहिए होता था तो वो हेल्प लेते थे इस चीज का. थर्ड, जो कोर्ट पंडित्स थे दे became redundant due to sufficient proliferation and development of the established case laws of some precedent value. तो ये क्या बोल रहे हैं? थर्डली क्या हुआ, जो कोर्ट पंडित्स थे ना दे became redundant मतलब होता है वेस्ट, बिना किसी यूज के. वेस्ट बोल दो या यूजलेस बोल दो, वो रिडंडेंट क्यों हो गए? ड्यू टू सफिशिएंट प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ. प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट हो गया. एस्टैब्लिश्ड केस लॉज का जिनकी प्रेसिडेंट वैल्यू थी, मतलब पहले उनका डिसीजन आया था अभी भी उनके रूल्स को अप्लाई किया जा रहा था, तो ये कोर्ट पंडित्स का इंटरप्रिटेशन करना या इनसे नॉलेज लेना ये सब रिडंडेंट हो गया था, बिल्कुल बेकार, वेस्ट, यूजलेस हो गया था. फिर सेकेंड फेज था 1864 टू 1947. तब क्या हुआ? द डिपार्चर फ्रॉम धर्मशास्त्र. इन धर्मशास्त्र ट्रेडिशन से आगे बढ़े ये लोग, बढ़ते गए तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ इन द सेकंड फेज. व्हाट वाज दैट? एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ एंग्लो हिंदू लॉ का. हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? 1864 टू 1947 की बात कर रहे हैं. द सिस्टम ऑफ कोर्ट पंडित्स जो था इट एंडेड ड्यू टू सफिशिएंट प्रोलिफरेशन ऑफ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केस लॉस एस्टैब्लिश होते गए, ग्रोथ होता गया, डेवलपमेंट होता गया ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज. एंड देयरफॉर कोर्ट पंडित्स बिल्कुल रिडंडेंट हो गए, खत्म हो गए. सिस्टम ऑफ कोर्ट पंडित्स एंडेड कंप्लीटली.
Since there were problems with the implementing of classical Hindu law को implement करने में कुछ problems face हुई थी, ब्रिटिश ने legislated and codified various laws और act. उसने क्या किया, legislature नाम जैसे हम legislature आज parliament पढ़ते हैं ना, तो उसने बहुत सारे एक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे दो हाउस पढ़ते हैं, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई हाउस नहीं होता था, बट इट स्टार्टेड लेजिस्लेटिंग, मेकिंग लॉज एंड एक्ट्स को कोडिफाई करने लग गया, रिटन टेक्स्ट बनाने लग गया, रिटन लॉज बनाने लग गया दैट शुड बी फॉलोड। उनको एक बेंचमार्क सेट कर दिया। लार्जली वो कैसे होते थे, लार्जली इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम और मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉ, जो आज हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट से लॉज बन के आते हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं। ब्रिटिश फेल्ट दैट देयर वर डाइवर्स कस्टमरी लीगल प्रैक्टिसेस, मतलब हर रिलीजन की, हर जगह की, हर एथनिक ग्रुप की अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। उसको ये महसूस होने लगा कि यार हर एक ही एक रिलीजियस अलग प्रैक्टिस है, कस्टमरी लॉज अलग है, किसी के कस्टम्स कुछ है, किसी के कस्टम्स कुछ है among various regions and communities, and they were not necessarily administratively or otherwise connected with the idealized legal system. तो ये लोग बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थे, दे वर्ंट परफेक्ट। ये जो लीगल प्रैक्टिसेस थी, कस्टमरी लॉ लीगल प्रैक्टिसेस जो थी, दे वर नॉट फाइन, दे वर नॉट रिलायबल, दे वर नॉट ट्रस्टेबल, या फिर एक आइडियलाइज जो लीगल सिस्टम होना चाहिए उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी ऑफ धर्मशास्त्र। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया, दे अंडरटुक स्टडीज, उन्होंने बहुत पढ़ाई करी एंड दे कंपाइल्ड द डिफरेंट कस्टमरी लॉज, बहुत सारे कस्टमरी लॉज को उन्होंने रूल्स को कलेक्ट किया। सो व्हाट दे डिड वाज दे कंपाइल, दे अंडरटुक स्टडीज, बहुत ज्यादा रिसर्च करी उन्होंने, कंपाइल किया बहुत सारे कस्टमरी रूल्स को जो अमंग रिलीजन कम्युनिटीज प्रैक्टिस किए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एवोल्यूशन लाना चाहते थे। These customary rules were consultative resources for the courts, कि उनके लिए एक बेस बन गया था कि ये इतने टाइम से फॉलो होता आ रहा है तो हम इसे कंसिडरेशन में रख सकते हैं, वी कैन यूज दिस। Alright, so these customary rules, जो customary rules थे, they were consultative, मतलब they can be used as a reason for, इनके बारे में चर्चा हो सकती है, they can be talked about, they can be pondered, इनको सोच सकते हैं for by the courts. So accordingly, धर्मशास्त्र ट्रेडिशन जो था उसका रेलिवेंस तो बिल्कुल खत्म हो गया। By and large, idea of British legal system, जो current legal system है या फिर English legal system है, was well received by the Indian nationalist movement. Indian nationalist movement में मूवमेंट जो आया, रिसेंट मूवमेंट जो था, उसने बहुत ज्यादा प्रेवलेंस रिसीव करी, बहुत ज्यादा पीपल जस्ट गेव सपोर्ट, बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया इस चीज को, एंड इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। तो लोगों को ये ठीक लगा, जो लीगल सिस्टम है, एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, धर्मशास्त्र टेक्स्ट को हटाया जा रहा है, ये सब जो है पुराने टाइम की चीजें इवॉल्व होती गई। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को ये चीज बिल्कुल ठीक लगी। करेक्ट। तो मॉडर्न हिंदू लॉज की बात पढ़ते हैं। ब्रिटिश अडॉप्टेड between 1764 and 1947, which was the second phase, the modern law or the English legal system. English legal system adopt किया गया, अभी हमने पढ़ा, and it replaced the existing Indian laws except for laws related to family or personal matters. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एंग्लो हिंदू लॉ की जब हम बात कर रहे होते हैं, मॉडर्न लॉ और इंग्लिश लीगल सिस्टम आया तो उसने रिप्लेस भी किया धर्मशास्त्र को, बट जो लॉज रिलेटेड टू पर्सनल मैटर थे या फैमिली लॉज थे या पर्सनल मैटर्स के जो लॉज थे, लाइक मैरिज की बात है, मैरिज कैसे होगी, कौन से रिलीजन में होगी, इनहेरिटेंस की बात है, हु विल इनहेरिट विच प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन, हु विल टेक ओवर द बिजनेस, ये सब बातें जो थी इन सबको टच अपॉन नहीं किया गया था। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ और पर्सनल लॉज एप्लीकेबल टू हिंदूज इज मॉडर्न हिंदू लॉ। तो ये सब लॉज को टच अपॉन नहीं किया गया था, दे वर नॉट ऑल्टर्ड एट ऑल। फैमिली लॉ या पर्सनल लॉ एप्लीकेबल जो हो रहा है हिंदूज पर, दैट इज ओनली द मॉडर्न हिंदू law. The Indian Constitution जो था 1950 का has adopted this arrangement wherein family और personal matters and customary laws of relevant religion traditions apply होते हैं आज भी। यही बात कह रहे हैं। Indian Constitution क्या कहता है 1950 का? It adopted this arrangement wherein चाहे family के matters या personal matters, personal laws जो हैं, customary laws जो हैं religious groups के या traditions के, these communities apply till now. During the early 1950s, some parliamentarians and groups suggested कि जो क्लासिकल हिंदू का था, हिंदू वाले बेस था, उसका फाउंडेशन था,
it suggested some kind of return of it also. वो चाहते थे एकदम कंप्लीट अबॉलिश मत करो धर्मशास्त्र टेक्स्ट को, बट एक वन यूनिफॉर्म फैमिली लॉ फॉर ऑल द कम्युनिटीज आपको अप्लाई करना चाहिए. एंड वेयर शुड इट कम फ्रॉम? इट शुड कम फ्रॉम क्लासिकल हिंदू लॉ. दिस वाज जस्ट वन ऑफ द सजेशंस. पार्लियामेंटेरियन जो लॉज बनाते थे उन लोगों का एक सजेशन था. हाउएवर कोई यूनानिमस सपोर्ट नहीं था, मतलब मिलजुल के किसी ने सपोर्ट नहीं किया इस बात को टू दिस प्रपोजल एंड इट वाज टर्न डाउन. तो इसलिए कह दिया गया था ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लासिकल हिंदू लॉ को हम लोग इन प्रैक्टिस नहीं लाने वाले हैं क्योंकि किसी का मिलजुल का सपोर्ट नहीं था, यूनिटी नहीं थी. इन 1955-56 क्या हुआ? पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया 4 मेजर लेजिस्लेशन, 4 मेजर लेजिस्लेशन अडॉप्ट किए, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्निंग द फैमिली एंड पर्सनल मैटर्स. व्हाट वर दीज? आज तक भी ये फॉलो होता है, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का, एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. ये आपको एक्ट्स पता होने चाहिए, ये कोडिफाइड है, इनको लिखा हुआ है. एंड फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस फॉर द मॉडर्न हिंदू लॉ, दीज आर द फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस है मॉडर्न हिंदू लॉ के लिए. मॉडर्न हिंदू लॉ क्या है? मॉडर्न हिंदू लॉ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं द फैमिली लॉ और द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू हिंदूज क्या है? मॉडर्न हिंदू लॉ है. करेक्ट? क्या क्या हमने एक्ट्स में आते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है. फिर कंस्ट्रेंट्स क्या है, क्या क्या हिंड्रेंसेस है, क्या क्या रुकावटें हैं, ठीक है. व्हाट ऑल आर द इनकम्बरेंसेस? लेट्स लुक एट देम. सो ऑल्दो द फैमिली एंड पर्सनल लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम वेरियस रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, कोर्ट्स जो हैं दैट एजुकेट दीज मैटर्स आर कॉमन. वो कह रहे हैं जो कोर्ट इन मैटर्स को देख रहे होते हैं, कोर्ट्स तो बिल्कुल कॉमन है. ऑल्दो जो फैमिली और पर्सनल लॉज है इट मे वेरी, दे आर डिफरेंट, रिलीजन्स के लिए डिफरेंट है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के बहुत डिफरेंट है, बट जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स जो है वो बिल्कुल कॉमन है. दैट इज स्टेट रन फैमिली कोर्ट्स. ये स्टेट रन फैमिली कोर्ट्स है, ये सब कॉमन कोर्ट्स है. ऑल्दो रिलीजन बेसिस पे या ट्रेडिशनल कम्युनिटीज पे डिफर हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? फैमिली और पर्सनल लॉज डिफरेंट हो सकते हैं. जजेस जो हैं, जजेस भी कॉमन है फॉर ऑल द कम्युनिटीज एंड दे मे नॉट बिलोंग टू स्पेसिफिक कम्युनिटीज. जो जज केस सुन रहा है वो जज जरूरी नहीं है उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है. सो हुज मैटर्स आर प्रेजेंटेड. ऑल्दो जो स्टेट जजेस हैं दे हैव नो फॉर्मल रिलीजियस लीगल ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग नहीं की जाती है, जो है उनको पुरानी पढ़ा हुआ है उनके पास, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं की जाती है कि आपको इस केस में ये करना है या आपको ये बताना है. यू हैव टू हैव दिस नॉलेज, यू शुड हैव दिस नॉलेज टू एजुकेट अपॉन दिस मैटर. सो अबाउट वेरियस कम्युनिटीज दैट दे एजुकेट, तो उन्हें ट्रेनिंग ना दी जाती है. जजेस भी कॉमन है, कोर्ट्स भी कॉमन है. ऑल्दो जो प्रैक्टिसेस हैं फैमिली पर्सनल लॉज डिफरेंट है ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स. सो व्हाट ऑल दीज, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ये सब पॉइंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हिंड्रेंसेस हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस्लामिक लॉ. इस्लामिक लॉ की बात करें हैं, फर्स्ट मुस्लिम सेटलर्स जो थे वो 7th century AD में आए थे. तो 7th century AD में तब ना अरब मर्चेंट्स केम टू मलाबार कोस्ट इन साउथ इंडिया एंड इन 12th century AD टर्किश इन्वेजन हुआ था दैट बॉट इस्लाम टू इंडिया. तो इस्लामिक लॉ पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि मुस्लिम्स आए कहां से. मुस्लिम सेटलर्स आए 7th century AD में. ये अरब मर्चेंट्स आए थे मलाबार कोस्ट इन साउथ इंडिया तमिलनाडु केरला है. एंड इन 12th century AD टर्किश इन्वेजन हुआ था जो इस्लाम को इंडिया में लाया. लेटर विद एडवेंट मतलब एंट्री ऑफ मुगल एम्पायर कब आई थी? मिड 16th century AD में. मुगल जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. मुगल कोर्ट सिस्टम जो था लेटर रिप्लेस हुआ इंग्लिश लीगल सिस्टम में स्टार्टिंग फ्रॉम 1772. सो मुगल एम्पायर सिस्टम को किसने रिप्लेस किया? मुगल जुडिशियल सिस्टम को रिप्लेस किया इंग्लिश लीगल सिस्टम ने. When British adopted rules for administration of justice in Bengal, अब तो हमें याद हो चुका है, बार बार आता है. The next section deals with मुगल कोर्ट्स. बहुत ज्यादा इस्लामिक लॉ के बारे में बात नहीं करिए, कह रहे हैं मुगल कोर्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेक्शन में. ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम के बारे में आप बात करोगे, फिर आप फैमिली जस्टिस सिस्टम के बारे में भी बात करोगे. इस्लामिक लॉ जो है इन सिविल लॉ मैटर्स ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस और अदर पर्सनल इश्यूज के साथ डील करता है. इस्लामिक लॉ के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है. मैक्सिमम में 4 मार्क क्वेश्चन आ सकता है जो आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, बट नथिंग मच हैज बीन टॉक्ड अबाउट इस्लामिक लॉ हियर. ठीक है, बस एक मेयर इंट्रोडक्शन दिया था कि ये लोग कैसे आए, या 4 पॉइंट्स बना के 4 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाए इस्लामिक लॉ के ऊपर आप लिख सकते हो. अगर कोई मोर डिटेल होगी इसकी तो मैं आपको जरूर पढ़ा रही होंगी. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 3. ये सब लर्न करो. प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं कि अगर आप हमारे साथ एनरोल हो जाते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं.
आप क्लासेस ले सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। क्लास 11th एज वेल एज 12th के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पर्सनलाइज स्टूडेंट्स के रिपोर्ट्स की आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा स्कोर आ रहा है आपका, वीकली मॉक टेस्ट हो रहे होंगे एंड देयर विल बी डाउट सेशन आप मेरे साथ ले सकते हैं। टॉपिक्स हम रिपीट कर रहे होंगे आपके लिए, जो टॉपिक आपको डाउटफुल लग रहा होगा विल मेक श्योर यू लर्न विद अस। ऑलराइट, ये वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। इन केस यू वांट टू हैव एक्सेस टू आवर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप राइट नाउ। क्लास 11 के सारे नोट्स हमने वहां पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। एनी डाउट्स यू गाइस हैव डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर 2 आपका अपलोड हो रहा होगा, उसको देख लेना। सारा कोर्स आपको यूट्यूब पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 11 क्लास 12 सारे कॉमर्स सब्जेक्ट, सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ऑलराइट, चलो ठीक है, सोशियोलॉजी भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। चलो मिलते हैं फटाफट से एंड सी यू सुपर सून। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय बाय।